नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। दरअसल उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। दिल्ली से देहरादून लौटी महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है, जबकि गुरुग्राम से रानीखेत पहुंचा युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं एक युवक नैनीताल में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। इसी के साथ प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 72 हो गई है। फिलहाल राज्य में 24 एक्टिव केस हैं, जबकि 46 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक उत्तराखंड में 9,752 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट मिली है, जिसमें 9,750 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हाल में उत्तराखंड में कोरोना रिकवरी रेट 67.71% है, जबकि डबलिंग रेट 35 दिन हो गया है। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र, 3 नए मामले और 2 तो कंफर्म है कि 12 प्रदेशों से आए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए कुंदन, ये तीनों ही लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए थे। असल में जो देहरादून में 52 वर्षीय महिला कल पॉजिटिव पाई गई, वो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली गई थी और दिल्ली से वो लौटी। और ऐसे में संभावना है कि शायद अस्पताल में या फिर दिल्ली में ही जहां वो रह रही थी वहीं उनको कोरोना की चपेट में वो आई होंगी। इसके अलावा एक युवक जो 10 तारीख को लौटा है, 10 मई को गुरुग्राम से रानीखेत, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। और इसी 10 तारीख को जिस बस में ये लौटा था, इसमें पहले ही हल्द्वानी की एक युवती पॉजिटिव आ चुकी है। और एक अमरावती महाराष्ट्र से एक युवक लौटा था हल्द्वानी, वो भी कल पॉजिटिव आया। यानी 3 केस कल पॉजिटिव आए हैं। 72 केस प्रदेश में अब तक हो चुके हैं कोरोना के, जिनमें एक डेथ है और अगर 47 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये देखा जाए कुंदन, तो अब चिंता बढ़ने लगी है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि जब दूसरे प्रदेशों से लोग आएंगे तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बड़े पैमाने पर संक्रमण देखा गया है। ऐसे में प्रशासन अगर थोड़ा सा भी ढील बरतेगा तो ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पहाड़ के 10 जिले अब तक ग्रीन जोन में थे, लेकिन अब पहाड़ के 2 जिले अल्मोड़ा और उत्तरकाशी, दोनों में मामले सामने आ चुके हैं। अल्मोड़ा में पहले भी एक बार मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद करीब 1.5 महीने तक वहां कोई नया मामला सामने नहीं आया। लेकिन अब नया मामला सामने आने से चुनौती बढ़ गई है, प्रशासन के लिए चिंता बढ़ गई है। और अभी 40,000 केवल दिल्ली से ही लोगों ने लौटना है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए अब चुनौतियां ज्यादा होंगी और ये देखना होगा कि लोगों को होम क्वारंटीन करने के बजाय लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाए। उनको शुरुआत में ही पहले ही किसी अलग अलग संस्थानों में भेजा जाए, ताकि गाँव की ओर ये मामला ना बढ़े। बिल्कुल, इसके लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी सुरेंद्र। दरअसल अधिकारियों ने चिंता पहले जाहिर की थी कि इतने बड़े पैमाने पर बाहरी प्रदेशों से अगर प्रवासियों को लाया जाएगा तो संक्रमण का खतरा रहेगा। फिर भी मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि बाहरी प्रदेशों में जो उत्तराखंड के लोग फंसे हैं उन्हें लाया जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था सरकार ने की है? और ये जो 3 लोग, हालांकि अभी जो हाल के दिनों में जितने मामले आए हैं बाहरी प्रदेशों से आए लोगों के ही कोरोना पॉजिटिव की खबर आई सामने। मेरा सवाल है कि क्या ये 3 लोग क्वारंटीन किए गए थे या फिर इन्हें होम क्वारंटीन के लिए कहा गया था? देखिए, जो महिलाएं हैं उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया था। वो देहरादून में अपना इलाज करा के दिल्ली से लौटी थी, वो अपने घर में ही रह रही थी। उनके घर पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके घर के आसपास के क्षेत्रों को भी क्वारंटीन किया गया है वहाँ लोगों को। और इसके अलावा जो युवक है रानीखेत वाला, वो भी अपने घर पहुंच चुका था। और जो कल एक और अमरावती से मामला है, ये सभी अपने अपने घर जा चुके थे। इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं था। आपका सवाल कुंदन की क्या ये व्यवस्था नहीं है? देखिए, प्रशासन के लिए कोई भी व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी शहरों के और खासतौर पे राजधानी देहरादून, हल्द्वानी भी ऐसे शहर हैं जहाँ सैकड़ों की तादाद में होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, सरकारी गेस्ट हाउस हैं, सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल इन दिनों छुट्टी है। तो इन सभी जगह क्वारंटीन किया जा सकता है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशासन कई बार अपनी चुनौतियां ज्यादा ना बढ़े, अपने ये काम ज्यादा ना बढ़े, इसलिए इनको होम क्वारंटीन कर दे रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र की गाइडलाइन है। केंद्र की ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आप, अगर आपको लगता है तो आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर सकते हैं। और खासतौर पे तब जब ऐसे राज्य जहां से संक्रमण होने का ज्यादा खतरा है, उन लोगों को घर नहीं भेजना चाहिए। सरकार के पास, प्रशासन के पास बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, प्रशासन के पास व्यवस्थाओं की कमी नहीं है। सिर्फ अगर प्रशासन को है तो एक फैसला लेना है, क्योंकि अगर आप फैसला नहीं लेंगे
तो गाँव को आप इसके संक्रमण से नहीं रोक पाएंगे। कुंदन, शुक्रिया चंद्र रसीला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो होम क्वारंटीन का ऑप्शन जो है वो सही नहीं है फिलहाल, और खासतौर पर उन प्रदेशों से आए लोगों के लिए जहां पर संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वासियों को लेकर तीसरी स्पेशल ट्रेन आज हरिद्वार पहुंचेगी, जो कर्नाटक के बेंगलुरु से चली है और 9 बजे सुबह तक रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। वहीं इससे पहले 12 मई को उत्तराखंड के 1341 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के चिक्काबनवारा स्टेशन से ये स्पेशल ट्रेन चली थी, जिसमें उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टेरी और उत्तरकाशी जिले के यात्री हैं। सबसे ज़्यादा 690 यात्री टेरी और सबसे कम 43 हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। हरिद्वार में बुधवार को पुणे और सूरत से लाए गए प्रवासियों को पौड़ी और गढ़वाल भेजा गया। उत्तराखंड सरकार बसों के जरिए सभी प्रवासियों को उनके गृह जनपद भेज रही है। गौरतलब है कि मंगलवार देर रात सूरत से ट्रेन के जरिए 1174 प्रवासियों को लाया गया था, जिसमें गढ़वाल मंडल के 787 और कुमाऊं मंडल के 379 लोग शामिल थे। इसके अलावा 8 लोग उत्तर प्रदेश के भी थे। कुमाऊं मंडल के 379 प्रवासियों को रात में ही रवाना किया गया, जबकि 787 प्रवासियों को कल रवाना किया गया। जो 17 बसों में लगभग 470 यात्री हमारे ये निर्मल फार्म हाउस और वाटिका फार्म हाउस से 17 बसों में 470 यात्रियों को रवाना कर दिया गया है। और जो 8 लोग हैं ये यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अभी फिलहाल यहाँ पे राहत शिविर में रखा जा रहा है। और जैसे ही इनके कुछ रहने की इनको भेजने की व्यवस्था होती है तो इनको भी संबंधित स्टेट में भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही लोग अपने घर वापस लौटने लगे हैं। अल्मोड़ा के 12,000 से ज़्यादा प्रवासी अपने गांव लौट चुके हैं, जबकि करीब 20,000 लोगों ने घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रशासन ने इन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद होम क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते कई गाँव में अजीब से हालात हैं। घर लौटे लोगों को शक के निगाह से देखा जा रहा है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि गांवों में होम क्वारंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को इन लोगों का संस्थागत क्वारंटीन कराना चाहिए। उधर प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक ही घर वापसी करने वालों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। शहर में ही रखा जाए, गाँव में नहीं भेजा जाए। और अगर गांव में भेजा जाता है तो हमारे जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, जो जूनियर स्कूल है, उनमें उनकी व्यवस्था की जाए। वो भी शिक्षा विभाग ने उनमें रखने के लिए मना कर दिया है। किसी के पास एक घर है, किसी के पास 2 कमरे हैं, तो होम क्वारंटाइन लगना असंभव है, मतलब संभव नहीं है वहाँ पे। सबके पास अलग मकान तो है नहीं, अलग कमरे तो है नहीं वहाँ पे। सबका शौचालय साथ है, सबका रहना साथ है, खान पान साथ है। अभी इस प्रकार की कोई भी गाइडलाइन हमारे उसमें नहीं आएगी। इनको जो वित्तीय प्रबंधन है वो किसके हाथों में किया जाएगा। तो अभी हम लोगों के द्वारा केवल होम क्वारंटीन किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सस्पेक्टेड है, जिसमें लग रहा है कि कोई थोड़ा सा भी सिम्टम्स हमको लग रहे हैं कि फीवर या इस तरह, उसको हम लोग यहाँ पर संस्थागत करवा दे रहे हैं। तो ये मान के चलते हैं कि आज के डेट में जो हम लोग गाँव में भेज रहे हैं वो हमारे नज़रों में इसके थर्मल स्कैनिंग के उसमें वो सिम्टोमेटिक नहीं है। रुद्रप्रयाग के मदौला गांव में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने आपसी सहयोग से सुविधायुक्त होम क्वारंटीन सेंटर तैयार किया। यहां 14 दिन तक रहने वाले लोगों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लॉकडाउन में प्रदेश समेत बाहरी राज्यों से प्रवासी अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए ग्राम पंचायत कोटी मदौला के क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने सहभागिता से होम क्वारंटीन सेंटर तैयार किया है। इस सेंटर में टीवी, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था भी मौजूद है। फिलहाल सेंटर टेंट के अंदर ही संचालित हो रहा है। यहाँ एक साथ 25 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता है। जो लोग हैं 30 से 40 लोगों के आने की संभावना है। और हमने यहाँ पे एक छोटा सा सहयोग किया है। देश में इतनी बड़ी विपदा आ रखी है, जिसने हम सारे गांव वालों ने मिलकर यहाँ पे एक क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जिसमें मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर सारी आधुनिक सुविधाएं दी है। हम लोगों ने क्योंकि ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया था कि वो पंचायत भवन, स्कूल अथवा अन्य जो सार्वजनिक भवन हैं उनको भी क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मदौला गांव में एक बहुत अच्छी मिसाल वहां पे जनप्रतिनिधियों ने पेश की है कि वहां पर स्वयं के ग्राम पंचायत के संसाधनों से उन्होंने एक हम कह सकते हैं हाईटेक क्वारंटीन सेंटर बनाया है। केंद्रीय मंत्री HRD रमेश पोखरियाल निशंक के जनसंपर्क अभियान अधिकारी इन दिनों यमुना घाटी में कोरोना वॉरियर्स को PPE किट बांट रहे हैं।
एचआरडी मंत्री के पीआरओ मनवीर अलग अलग कर्मचारियों के अनुसार विभाग अध्यक्ष को सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दे रहे हैं ताकि सभी कोरोना वॉरियर्स अपने आप को सुरक्षित रख सकें। मनवीर ने बताया कि राज्य और केंद्र अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश भर में गरीबों को राशन और कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षात्मक किट वितरित कर रही है। इसी एवज में यमुना घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये कार्य किया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान की ये बड़ी खासियत है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस तरह से अपने अपने तरह से सहयोग करने के लिए आगे आए हैं, उसी के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि अपने अपने स्तर से जो भी सहयोग हो सकता है, इसके तहत ही हमने अपनी ओर से ये सहयोग करने की कोशिश की है। पीपी किट और कुछ मास्क, सैनिटाइजर वगैरह वितरित करने का हमारा अभियान है, उसको हम चला रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बुधवार को सचिवालय में बनाए गए कोविड-19 रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने आईजी एसडीआरएफ संजय गुंजियाल और सचिव परिवहन शैलेश बगौली से अब तक किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जानकारी ली। वहीं एसडीआरएफ में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि सचिवालय में कोविड-19 रूम दूसरे प्रदेशों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने के लिए बनाया गया है। बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट माना जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा। बॉयलर अधिनियम 1923 के तहत बॉयलर जांच की छूट सीमा को जून तक बढ़ाया गया है। वहीं त्रिवेंद्र सरकार ने लॉकडाउन से नुकसान झेल रहे पर्यटन कारोबारियों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत पर्यटन गतिविधियों और होटल रेस्टोरेंट संचालकों को बिजली के फिक्स डिमांड चार्ज में छूट दी गई है। उद्योगों के बिजली के फिक्स डिमांड चार्ज में 3 महीने की छूट दी गई है। 3 महीने बाद इस चार्ज का बगैर ब्याज के भुगतान करना होगा। लॉकडाउन के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के जो विद्युत उपभोक्ता थे, उनकी विद्युत दरें और फिक्स चार्ज का विलंब शुल्क और अधिभार में छूट के संबंध में था। इसमें 4 तरह की छूट आज हम लोगों ने दी है। पहली छूट दी है होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जैसी व्यवसायिक संस्थाओं को जो उनका फिक्स चार्ज था, उस फिक्स चार्ज को हमने 3 महीने के लिए उसको हमने छूट दे दी है। 3 महीने तक उन पर फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा, अपितु जितना भी लाएगा वो बिल उनको दिया जाएगा। ये अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हमने लिए हैं। दूसरी, हमने जो निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं का विलंब भुगतान के अधिभार के संबंध में था। ऐसे लगभग 20,000 किसान हैं जो इनके पास 156 करोड़ की बकाया राशि लंबित है। 30/6/2020 तक इस प्रकार के विद्युत बिलों का भुगतान करने वाले किसानों को विलंब अधिभार में छूट दी गई है। जो हमारी औद्योगिक और वाणिज्य श्रेणी के उपभोक्ता है, जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जैसे और जो हमने पहले लिए, उन सबको छोड़ते हुए उनका भी जो फिक्स डिमांड चार्ज है, इसको हमने 3 महीने के लिए डिफर किया है, एक्सटेंड किया है। 3 महीने के लिए उनसे हम ब्याज जो पड़ेगा वो नहीं लेंगे। यदि कोई ऑनलाइन जमा करता है 1% उस पर भुगतान पे कम करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों को लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब तक 63,000 लोगों को प्रदेश में लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज दिए जाने पर उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रवासियों को प्रदेश में वापस लाने के लिए उत्तराखंड सरकार रेलवे को 1 करोड़ रुपए एडवांस भुगतान कर चुकी है। रेलवे को 1 करोड़ रुपए एडवांस में जारी कर दिए हैं। हमारे रेलवे के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों को, मित्रों को, बहनों को किसी प्रकार का कोई पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारा खर्चा उत्तराखंड सरकार उठा रही है। और राज्य में लॉकडाउन के कारण फंसे थे उनको बाहर जाने के लिए जो पासेस इत्यादि की व्यवस्था, उसको और तेज किया जाएगा। और जिलों को भी ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है, या जो अपने संसाधनों से आना चाहते हैं उनको भी।
प्रवासी उत्तराखंडियों और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को एक पोर्टल लॉन्च किया है। सीएम ने hope.uk.gov.in के नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। पोर्टल में उत्तराखंड का हर निवासी अपने स्किल के बारे में जानकारी दे सकता है। कोई युवा अगर हुनरमंद बनना चाहता है तो वो पोर्टल में उसकी भी जानकारी डाल सकता है। पोर्टल के जरिए सरकार का मकसद है कि हज़ारों प्रवासी उत्तराखंडी जो प्रदेश में वापस लौट रहे हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। पोर्टल के जरिए मिली जानकारी के आधार पर सरकार युवाओं को ट्रेनिंग भी देगी ताकि युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। मुख्यमंत्री के IT सलाहकार रविंद्र पेटवाल और प्रभारी सचिव तकनीकी शिक्षा रंजीत सिन्हा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के प्रशिक्षित युवाओं के लिए या जो स्किल्स में और अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं उन युवाओं के लिए एक पोर्टल का लॉन्चिंग किया है। पोर्टल का नाम है hope.uk.gov.in। इस पोर्टल में एक फॉर्म है। उस फॉर्म में दोनों लोग जो अभी बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं उत्तराखंड के प्रवासी भाई और जो उत्तराखंड में पहले से रह रहे हैं उन सब के लिए अगर हमें कहें कि 100% उत्तराखंड के लोगों के लिए ये पोर्टल है। इसमें वो अपनी स्किल्स को अपडेट करेंगे, अपने बारे में डालेंगे कि वो कहाँ पर काम करते थे आज तक, उनको कौन कौन सी चीज़ों में महारत हासिल है। तो जब वो डेटा वो सब बन जाएगा तो दो तरीके से, जैसे अगर हमें कहें कि उन्हें रोज़गार के अवसर चाहिए तो उसी डेटा पे एनालिसिस करके सरकार जो है आगे डिसीजन लेने में उन्हें आसानी होगी। युवा अगर उनके पास स्किल्ड है तो वो डेटा देंगे, अगर उनको कोई स्किल चाहिए, अगर नहीं है स्किल वो भी रजिस्टर करेंगे, ताकि हम प्लान करेंगे युवा को स्किल हम कैसे दें। जो अनस्किल्ड है, जिनके पास कुछ कौशल नहीं है, वो भी रजिस्टर करेंगे, फिर उनको हम ट्रेनिंग देंगे और उनको स्वरोजगार से या रोजगार से हम जोड़ेंगे। जी, सबके लिए है ये, पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे युवा साथी हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच सरकार ने कुछ उद्योगों को चलाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन मजदूरों की कमी के चलते कंपनियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालात से गुजर रहा है हरिद्वार के सिडकुल का उद्योग। इसी परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर सिडकुल में बैठक की गई, जिसमें उद्यमी, लेबर सप्लाई, ठेकेदारों के अलावा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लॉकडाउन के चलते आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। कोरोना संकट जैसी आपदा में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि इस बजट से किस सेक्टर को आखिर क्या मिला है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि इस बजट से किसको क्या मिला। बुधवार को इस राहत पैकेज से मोटे तौर पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए की राहत कई सेक्टर को दी गई। सरकार ने MSME, NBFC, MFI, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की। आइए जाने कि इस पैकेज से किसे क्या मिला। MSME को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। इससे 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। 12 महीने तक मूलधन भी नहीं चुकाना होगा। विशेष तौर पर MSME सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। सरकार ने TDS की दरों में मार्च 2021 तक 25% तक कटौती की है। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। साथ ही आयकर रिटर्न की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर की गई है। जो TDS रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और TCS रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने परियोजना पूरी करने और रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफओ में अंशदान घटाया जाएगा। इससे टेक होम सैलरी बढ़ाई जा सकेगी। 2500 करोड़ की राहत में करीब 3.6 लाख कंपनियों को लाभ होगा। जिनका ईपीएफ का योगदान है वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। मुश्किल में घिरी राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डिस्कॉम यानी कि पावर जनरेटिंग कंपनियों को इससे फायदा मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों के लिए ये प्रावधान किया गया है। 90,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों, पीएफसी और आरईसी के जरिए दिया जाएगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने की राहत बिना किसी शर्त के दी जाएगी। कोरोना संकट से उपजे लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस राहत पैकेज के जरिए मोदी सरकार की कोशिश है कि इकोनॉमी के साथ ही अपनी छवि को भी वापस मजबूत किया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 15 मई यानी कल खोल दिए जाएंगे। बुधवार को जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर से बद्रीनाथ मंदिर तक तेल कलश यात्रा निकाली गई। पूजा अर्चना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और रावल बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नरसिंह मंदिर से बद्रीनाथ मंदिर तक तेल कलश यात्रा निकाली गई। इससे पहले नरसिंह मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी की पूजा अर्चना हुई। शंकराचार्य जी की पावन गद्दी को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। ग्रीन जोन होने के बावजूद स्थानीय लोग पावन गद्दी के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने भगवान बद्री विशाल के भजन गाकर गद्दी को धाम के लिए रवाना किया। मान्यता है कि जोशीमठ से ही भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ रावल जी पौराणिक काल से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। भगवान की डोली अभी नरसिंह मंदिर से और पूजा होकर निकली है और आज ये डोली पांडुकेश्वर योग मंदिर में रहेगी। कल प्रभात में पूजा के बाद बद्रिकाश्रम जाएगी और परसों यानी 15 तारीख प्रभात ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के स्त्री कपाट खोल दिए जाएंगे। पूजा प्रारंभ हो चुकी और भगवान गद्दी सहित जोशीमठ से पांडुकेश्वर की ओर और उद्धव जी कुबेर जी सहित पांडुकेश्वर से बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार ब्रह्म कपाल में तर्पण करने वाले तीर्थयात्री नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कोरोना से मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए बद्रीनाथ धाम में हवन के साथ पूजा पाठ होगा। हालांकि समिति के लोगों को ही बद्रीनाथ धाम पहुंचने की अनुमति है। हमको क्रियाक्रम जो पूजा इत्यादि करनी है, नित्य कर्म जो पूजा पाठ तर्पण हवन करेंगे। परसों हम लोगों को ब्रह्म कपाल 3 तीर्थ पुरोहितों को 3 लोगों की स्वीकृति मिली है और हम स्वतः कल यहाँ से रवाना होंगे और परसों जाकर के भगवान ब्रह्म कपाल की पूजा करके और इस विश्व महामारी में जो लोग जिनका देहांत हो चुका है उनके लिए भगवान बद्री विशाल से और ब्रह्म कपाल से उनका तर्पण और पिंडदान हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और रावल जी भगवान बद्री विशाल के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरे विधि विधान के साथ 15 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।